नमस्कार बच्चों। एनसीईआरटी नए सिलेबस के कक्षा 10 के नए विद्यार्थियों का एक बार फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज बच्चों मैं आपको अंग्रेज़ी का जो सिलेबस है उसके बारे में बताऊंगा कि उसमें कौन कौन सी बुक्स आपको लगी हैं नई, उनके क्या नाम है, उनका कंटेंट क्या है। तो बुक के बारे में बात करने से पहले बच्चों मैं एक बात आपको कहूँगा कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लगभग 15 घंटे मेरा चैनल रोज़ाना देखा जाता है। इसका मतलब है कि मेरे जो वीडियो हैं वो आप काफ़ी देख रहे हैं। 15 घंटे का मतलब हो गया कि आप जो है वो वीडियो पूरा देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। तो ये मैं आपसे एक हक बनता है मेरा कि मैं आपसे शिकायत करूँगा कि जब आप इतनी देर वीडियो पर रुकते हैं तो आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर करें। आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को। तो अब देखते हैं बच्चों बुक के बारे में। तो देखो बच्चों, आपकी पहली जो बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट के नाम से। तो यहाँ पर इस बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पर जैसे दे रखा है ना कि टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। तो बच्चों टेक्स्ट बुक जो ये आपकी मुख्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक का मतलब है कि आपका जो पूरा पेपर होगा वो हमेशा टेक्स्ट बुक के आधार पर बनता है। पूरी ग्रामर जो है वो टेक्स्ट बुक के आधार पर डिपेंड होती है। इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं और इसके प्रत्येक चैप्टर के पीछे, और प्रत्येक चैप्टर का एक उद्देश्य होता है कि आपको ग्रामर का कोई एक टॉपिक सिखाना। तो प्रत्येक चैप्टर के पीछे कोई न कोई ग्रामर का एक पोर्शन रहेगा, उसको भी अपने सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा चैप्टर के पीछे जो है वो अंत में वोकाबलरी भी दी जाती है। वो इसमें कॉम्पोजिशन यानी लेटर, एप्लीकेशन और कुछ एसेज वगैरह, शॉर्ट पैराग्राफ और पैराग्राफ्स भी होते हैं। तो उनमें से परीक्षा में पूछा जाता है। तो टेक्स्ट बुक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें से 2 पेसेज भी आते हैं 4-4 नंबर के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है टेक्स्ट बुक जो होती है। तो ये फर्स्ट फ्लाइट के नाम से आपकी टेक्स्ट बुक रहेगी। तो अब देखते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये NCERT का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021, तो ये चूँकि 2021 के लिए लागू किया गया अभी नया सिलेबस बिल्कुल। तो ये 2021 सत्र भी आपको दिखा रखा है। इसके बाद यहाँ पर ये इसके एडिशन के बारे में, और इसका रेट बच्चों बाज़ार में 80 रुपये होगा, ठीक है। और ये जो है वो फिर इसका जो प्रेफेस वगैरह यहाँ पर दे रखा है बुक के बारे में। और फिर यहाँ पर इसके आगे टू द टीचर, यानी टीचर्स के लिए कुछ यहाँ पर गाइडलाइन दे रखी है कि आप किस प्रकार से इसमें क्या क्या कंटेंट है उसको किस प्रकार से बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी जो है, यानी इसमें प्रोफेसर, टीचर वगैरह जितने विद्वान हैं जिन्होंने इस पुस्तक को जो कंपाइल करने में योगदान दिया है उनके नाम है फिर एक्नॉलेजमेंट्स। और इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर ये दिया है कंटेंट। हम यहाँ पर पहुँच गए कंटेंट पर। तो आपका जो पहला चैप्टर इस बुक का वो है ए लेटर टू गॉड। बहुत ही सुंदर चैप्टर है बच्चों ये। इसमें एक किसान की कहानी है जो कि बरसात, कभी किसान के लिए बरसात कम होती है लेकिन कभी ज़्यादा होती है, कभी ओले गिर जाते हैं तो किस प्रकार उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस प्रकार से वो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो इसके बारे में बहुत सुंदर चैप्टर है, हम पढ़ेंगे इसको। और दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला जी जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका के लिए ठीक उसी प्रकार से आज़ादी उन्होंने प्राप्त की जैसे हमारे देश के लिए महात्मा गांधी जी ने। तो जैसे हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला जो है वो दक्षिण अफ्रीका के लिए राष्ट्रपिता है। और फिर इसके बाद तीसरा चैप्टर है द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो ये हवाई जहाज़ की उड़ान के बारे में 2 इसमें कहानियाँ दी गई है। तो इसके 2 भाग है बच्चों। ये पहला भाग है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड दूसरा है इसमें ब्लैक एरोप्लेन। तो इसमें जो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है ये एक जो है वो पक्षी की कहानी है, इसमें दे रखी है बहुत सुंदर। तो ये भी हम पढ़ेंगे। और चौथा चैप्टर आप देख रहे हैं कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो ये एक चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है इसमें। फिर है द 100 ड्रेसेस, ये पार्ट फर्स्ट, और छठे में यहाँ पर दिए पार्ट सेकंड। ये बहुत सारे चैप्टर बहुत अच्छे हैं इसके। और 7वां चैप्टर जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भारत के कुछ हिस्से जो है, जैसे यहाँ पर ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पर एक ब्रेड बनाने वाले जो गोवा के थे उनके बारे में बताया गया। फिर कुर्ग जो
एक जगह भारत के अंदर, उसकी जगह उसके बारे में बताया गया। टी फ्रॉम आसाम, आसाम के बारे में बताया गया, टी के बारे में, चाय के बारे में। फिर द मिसबिल द ओटर, तो ओटर होता है ऊद बिलाव जो पानी में रहता है, उसके बारे में जो है यहाँ पर एक चैप्टर है बहुत अच्छा। फिर मैडम राइट्स द बस, इस नाम से एक बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर है द सरमन एट द बनारस, तो बनारस का कोई ऋषि, उसके बारे में कहानी दे रखी है। फिर लास्ट है द प्रपोजल। तो इस प्रकार से 11 चैप्टर इसमें दिए हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं शुरू से ही नीले रंग में जो दे रखे हैं आपको, और ये जैसे द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई 2 पोएम है। तो ये पोएम है बच्चों, तो 2 पोएम ये है, एक ये 3 हो गई, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 और 11 ही पोएम है इसके अंदर, ठीक है। तो 11 चैप्टर है, और यानी 11 प्रोज है और 11 पोइट्री है इसके अंदर। तो ये इसका सिलेबस है। मैं एक एक करके चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा और उसकी वीडियो बनेंगे, तो पूरी कमेंट्री के यानी पूरा ट्रांसलेशन अनुवाद आपको बताएंगे। तो बच्चों वो आपके लिए फ़ायदा ये है कि आपका जब भी मन करे आप बुक लेके बैठो, और बुक लेके बैठने की वैसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि टेक्स्ट इसमें दिखेगा। तो आप जब भी चैप्टर आपको कैसे पढ़ाया गया उसका ट्रांसलेशन देखना हो, तो आप जब भी आपका मन करे आप वीडियो पर जा कर के उसको देख सकते हो। तो इसके लिए मैं प्रत्येक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगा। अब हम चलते हैं दूसरी बुक पर, जो सप्लीमेंट्री रीडर्स होती है। तो ये आपके सिलेबस की दूसरी बुक है बच्चों, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस नाम से ये बुक है। तो ये आपको जैसे यहाँ पर लिख रखा है सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 10, तो वो जो थी वो टेक्स्ट बुक थी, यानी मेन बुक आपकी वो है। और ये जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर होती है, एक पूरक पुस्तिका होती है, जिसमें से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका कोई सेंस नहीं होता है। तो इसमें से केवल जो है वो 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक 2 का, एक 3 का और एक 5 का। अभी नई स्कीम में देखेंगे क्या होता है, लेकिन पहले यही था। तो इसमें जो है वो इसका कंटेंट क्या है ये हम आगे देखते हैं। तो ये NCERT सिलेबस की नई बुक 2020-21 के लिए लागू की गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये वही चीज़ें जो बुक के शुरू में दी होती है। तो इसके बाद हम जो है यहाँ पहुँचे हैं, ये हमारा एक्नॉलेजमेंट के बाद जो है यहाँ पर है ये है कंटेंट। तो आप देखिए ये इसमें जो है वो पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, तो ये एक चैप्टर है। और इसके बाद द थीफ स्टोरी और द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर, भोली, और लास्ट चैप्टर इसका जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस प्रकार से इसमें कुल 10 चैप्टर दिए हुए हैं। तो ये पुस्तक जो है वो केवल इसका उद्देश्य इतना ही होता है कि ये प्रत्येक चैप्टर हमें पढ़ना है, और इसमें से एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का और एक 5 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। इसमें से कुछ भी पैसेज वगैरह या कोई अन्य ग्रामर वगैरह इसके आधार पर नहीं दी जाती, लेकिन 10 नंबर के प्रश्न आते हैं इसमें से, तो ये भी महत्वपूर्ण बनती है। तो इस प्रकार बच्चों आपकी ये 2 पुस्तकें थी जो मैंने आपको बता दी। पहली थी आपकी जो है वो फुटप्रिंट्स, नहीं पहली तो थी टेक्स्ट बुक जो आपकी ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट के नाम से जो थी, ठीक है। और दूसरी जो है ये फर्स्ट फ्लाइट आपकी टेक्स्ट बुक है, और दूसरी आपने देख ही लिया कि ये जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली ये जो बुक है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको जो है वो पहले चैप्टर पर लेके चलता हूँ। जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है हमारी टेक्स्ट बुक जो है, उसका पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे, और उस पूरे चैप्टर का अनुवाद मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो है वो आपको उस चैप्टर के लिए क्या क्या काम करना है, उसके पीछे ग्रामर का क्या हिस्सा है, उसमें किस प्रकार की कंपोजिशन है। कंपोजिशन जो बच्चों मतलब होता है लेटर, एप्लीकेशन या जितना भी कंपोज करते हैं अपने, तो वो होता है कंपोजिशन, ठीक है। तो चलते हैं पहले पार्ट पर। तो ये हमारी टेक्स्ट बुक यानी जो फर्स्ट फ्लाइट वाली टेक्स्ट बुक है, उसका पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को, ईश्वर को एक पत्र। तो ये चैप्टर जो इसके ये राइटर है यहाँ पर GL फ्यूटेंस। तो ये आप इसमें
फिर आप देखें यहाँ पर तो बिफोर यू रीड, पहले हम जब पार्ट पढ़ें उससे पहले ये बातें जो हमें कुछ ध्यान में देनी है कि इस चैप्टर के क्या क्या एम्स हैं, क्या क्या इसमें दी गई ये चीज़ें। दे से फैथ्स कैन मूव माउंटेन्स, जैसे कहा जाता है कि विश्वास से हम पर्वतों को भी हिला सकते हैं, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमारा भरोसा किस चीज़ में होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेस, यही वो बात है, यही वो प्रश्न है जिसको बड़ी मासूमियत से इस कहानी में बताया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, तो लेंचो एक किसान है जो भगवान को, ईश्वर को एक पत्र लिखता है। वन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, तो ये पेसो जो है बच्चों वहाँ की, चूँकि ये जो राइटर है वो मैक्सिको के थे तो वहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है पेसोज। तो वो भगवान से पत्र में क्या मांगता है, 100 पेसो मांगता है। डज लेंचोज लेटर रीच टू गॉड, क्या भगवान के पास उसका पत्र पहुँचता है लेंचो का। लेंचो यहाँ पर किसान है। डज गॉड सेंडिंग मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं, धन भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी, और आप सोचो कि आपका क्या उत्तर इसके बारे में बनता है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और अनुमान लगाइए किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, यानी इसको पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप थोड़ा अनुमान लगाएं। अब इसमें ये एक्टिविटीज़ है, तो ये एक्टिविटीज़ इस चैप्टर का जो एक उद्देश्य जो है वो आपको ये भी सिखाना है कि वन ऑफ द चीपेस्ट वे टू सेंड मनी टू समवन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए सबसे चीपेस्ट यानी सस्ता तरीका जो धन भेजने का होता है तो वो क्या होता है, वो होता है मनी ऑर्डर। हैव यू एवर सेंड रिसीव्ड मनी इन दिस वे, तो आजकल बच्चों मनी ऑर्डर जो है वो पोस्ट ऑफिस से होने बंद हो गए क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हम मनी ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से मनी ऑर्डर किए जाते थे। तो आपसे यहाँ पूछा है कि आपने इस तरीके से कभी पैसे प्राप्त किए हैं या भेजे हैं। हियर इज़ व्हाट यू हैव टू डू, और यहाँ पर ये बताया गया कि आपको ये सब कैसे करना है। तो यहाँ पर जो मनी ऑर्डर लिखते हैं उसका फॉर्मेट भी आएगा। तो ये यहाँ पर जैसे देखिए, इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क द मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर आप पोस्ट ऑफिस में जाएँ, वहाँ मनी ऑर्डर के लिए बोलें बाय मनी ऑर्डर फॉर्म, तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो अभी चूँकि ये नहीं है, पहले की प्रोसेस बता रखी है। तो 50 पैसे का जो है वो टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, तो वहाँ पर 50 पैसे का फॉर्म मिला करता था पहले। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, और ये फॉर्म जो है वो आपको भरना है, और प्रेफरेबली द ब्लॉक लेटर्स। तो इसमें बच्चों ये ध्यान दिया जाता था कि जो पूरा आपका जो ये टेलीग्राम मनी ऑर्डर लिखा जाता है वो ब्लॉक लेटर्स में, यानी बड़ी ABCD में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता था। द पे काउंटर क्लर्क अमाउंट मनी, तो अमाउंट ऑफ द मनी, तो जितना पैसा आप भेजना चाहते हैं वो उसको दे देना है। एंड टेक मनी एंड द MO एक्नॉलेजमेंट काउंटर फाइल, और वहाँ से आपको जो इसकी प्राप्ति रसीद आपको वहाँ से ले लेनी है, तो आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से मनी ऑर्डर का एक फॉर्म यहाँ पर आपको दे रखा है, तो ये आपकी बुक में भी दिया जाएगा। तो ये हो सकता है आपके सिलेबस में लागू कर दें, या हो सकता है कि अभी चूँकि इसकी कोई रेलेवेंसी नहीं रही है, इसकी कोई प्रासंगिकता अब नहीं रही, तो हो सकता है इसको हटा भी दें। लेकिन हमें ये एक चीज़ जानने को इससे ज़रूर मिलेगी। फिर आगे जो है इसमें ये इसके बारे में ही है सारा। फिर हम जो है वो आगे ये चैप्टर शुरू होता है यहाँ से बच्चों, ये जो यहाँ जो दिखा रखा है यहाँ से, यानी लेटर टू गॉड, यहाँ से शुरू हो रहा है। द हाउस, तो यहाँ से ये चैप्टर इन्होंने शुरू किया है, तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी द हाउस यानी उसका जो घर था वो क्या था, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी के अंदर। वैली का मतलब होता है पहाड़ों के बीच में जो सपाट जगह होती है उसको बोलते हैं। तो पूरी घाटी के अंदर जो उसका अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, और वो भी पहाड़ों के बीच में एक छोटी पहाड़ी की क्रेस्ट पर यानी शिखर पर। तो यहाँ पर क्रेस्ट का मीनिंग आपको जैसे यहाँ पर टॉप ऑफ ए हिल, तो यानी उसकी शिखर पर यानी चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस ऊंचाई से क्या है, नदी को आराम से देखा जा सकता था।
and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो यहाँ पर बच्चों आप वाक्य को थोड़ा गौर से पढ़ा करें और इसको किस प्रकार से ट्रांसलेट करना, उसमें जो है वो बहुत योगदान किसका होता है, टेंस का। टेंस पहचानिए, टेंस को आप छुट्टियों में भी थोड़ा अच्छी पढ़िए। आप मेरे वीडियो भी बने हुए हैं टेंस के ऊपर, आप उनमें जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर जैसे एक आया ना कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी जो पके हुए अनाज के खेत थे, डॉटेड विद फ्लावर्स, तो वो जगह जगह उनमें जब बिंदु के रूप में फूल आपको दूर से दिखाई देते थे। एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और वो जो फूल दिखाई दे रहे थे वो इस बात का आपको प्रॉमिस कर रहे थे, मतलब आपको विश्वास दिला रहे थे अ गुड हार्वेस्ट की एक बहुत अच्छी फसल इस बार होने वाली, इसका प्रॉमिस कर रहे थे वो अच्छे खिले हुए फूल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही आवश्यकता थी अर्थ को, यानी भूमि को, जमीन को, वॉज ए डाउनपोर, तो वो थी एक बरसात की, और एटलीस्ट ए शावर, या कम से कम थोड़ी बहुत हो जाए। शावर का मतलब कुछ थोड़े छींटे पड़ जाएं, कुछ थोड़ी बारिश हो जाए तो भी बहुत है, या तो डाउनपोर यानी अच्छी बारिश हो जाए, या फिर कुछ छींटे पड़े तो भी काम चल सकता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, तो बच्चों इंटीमेटली का होता है बहुत ही हार्दिक लगाव हो, किससे बहुत ही गहरा लगाव हो, उसके लिए इंटीमेटली शब्द आता है। तो पूरी सुबह से लेंचो जो है, चूँकि वो उसके खेत से उसका बहुत लगाव था, वो इस बात को जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने सुबह से और कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो बल्कि क्या कर रहा था, केवल उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट का मतलब केवल उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था आसमान में, क्योंकि बरसात जो है वो उत्तर पूर्व से, जैसे हमारे लिए मानसून जो है वो पूर्वी हवाएं चलती है तो पूर्व की तरफ से आता है, या पश्चिम विक्षोभ से जब भी बरसात आती है तो वो पश्चिम से आती है, तो उसी प्रकार से वहाँ जो है वो उत्तर पूर्व दिशा से उसको बरसात आने की उम्मीद थी। तो सुबह से केवल एक ही काम कर रहा था वो, कि आसमान की तरफ देख रहा था उत्तर पूर्व में। और फिर इसके बाद जो है नाउ वी आर रियली, तो यहाँ पर आप बच्चों देखिए, जब भी ये दो कोमा यहाँ शुरू किए हैं और यहाँ पर ये यहाँ पर बंद किए, तो ये हो गया इन्वर्टेड सेंटेंस। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड सेंटेंस होता है, उसी प्रकार से ये किसी का कथन होता है जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, तो वो उसने अपनी पत्नी से बोलता है, वो कि वो अपनी पत्नी को बोलता है, वो वीमेन यानी औरत हो गया, कि शायद आज हमें जो है कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कुछ बरसात आज शायद होने वाली है। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सप्पर, तो सप्पर होता है बच्चों रात्रि का जो मुख्य भोज होता है, डिनर की तरह। तो औरत जो कि खाना तैयार कर रही थी, शाम का मुख्य खाना, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया येस गॉड विलिंग, तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स, और कुछ बड़े लोग जो है वो क्या कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द विमेन कॉल्ड देम टू देम ऑल, जब तक कि औरत ने उनको बुलाया नहीं, उस महिला ने उनको नहीं बुलाया खाने के लिए, तब तक वहाँ खेल रहे थे। तो उसने क्या कहा, कम फॉर डिनर, कि आ जाओ बच्चों, सभी के लिए, उसने बड़ों के लिए भी कहा कि आ जाओ खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और खाने के दौरान, मील यानी जब उनका खाना चल रहा था उसी के दौरान क्या हुआ था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने पहले ही अनुमान लगाया था। बच्चों प्रेडिक्ट मीन्स होता है अनुमान लगाना, तो यानी भविष्यवाणी या पूर्व अनुमान लगाना। तो जैसे कि उसने पूर्व अनुमान पहले लगाया था, वही हुआ वैसे ही। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और जब उत्तर पूर्व की तरफ देखा तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़ से जो है वो देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग यानी इसी तरफ बढ़ते हुए, अप्रोच मीन्स होता है पहुंचना,
लेकिन यहाँ मतलब हो गया कि उसी तरफ बढ़ते हुए बड़े बड़े बादलों को, पहाड़ जैसे बादलों को देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बिल्कुल क्या थी, एकदम स्वच्छ, फ्रेश थी एकदम, एंड स्वीट, और बहुत ही मीठी खुशबू आ रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, तो जो व्यक्ति है वो बाहर गया और उसका और कोई कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी जब बरसात में नहाते हैं तो उस पर जो शरीर पर जो उसकी फीलिंग होती है, उसका जो अनुभव होता है, उसका आनंद लेने के लिए वो व्यक्ति बाहर गया और कोई कारण नहीं था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, तो वो बाहर तो गया लेकिन थोड़ी देर बाद लौटा तो ऐसे एक्सक्लेम कर रहा था, मतलब चीख रहा था, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम अ स्काई। तो देखो बच्चों, यहाँ जो है वो, चूँकि वो तो बरसात का आनंद लेने के लिए गया था, लेकिन यहाँ उसने आकर के कहा कि ये तो बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि ये तो क्या है, ये है नए सिक्के। ठीक है, क्योंकि किसान के लिए जब बरसात होती है तो बरसात होती है तो उसकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसको पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर उस सेंस में उसने कहा है कि ये कोई केवल बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें ही आसमान से नहीं गिर रही है, बल्कि ये तो सिक्के बरस रहे हैं, नए नए सिक्के बरस रहे हैं, यानी धन बरस रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, ये एक जो बड़ी बूंद है वो कितने की है, 10 सेंट की है। जैसे हमारे रुपए के अंदर पैसे होते हैं वैसे ही उनके पैसों के अंदर सेंट होते होंगे, तो यानी एक जो है वो बूंद 10 पैसे की, मान लीजिए आप 10 सेंट की है। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो इससे छोटी है वो 5 की, यानी उसने जो है वो बहुत ही कीमती लगी कि बरसात आ रही है तो उसकी अच्छी फसल होने वाली है, तो उससे इसको धन मिलेगा। तो ऐसी बातें बच्चों, ये जिस सेंस में कही है इसके बारे में प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसी बातों का ध्यान रखिए कि उसने जब बरसात की बूंदों को सिक्के क्यों कहा। फिर आगे बच्चों ये चैप्टर यहाँ से कि विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति हो गई, तो बिल्कुल संतुष्टि की अभिव्यक्ति के अंदर, सेटिस्फाइड होकर के यानी संतुष्टि की अभिव्यक्ति में, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, तो उसने जो है वो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, यानी पके हुए जो खेत थे उसके जो फूल खिले हुए थे फूल वहाँ पर, उसमें उसकी तरफ उसने संकेत किया बहुत ही संतुष्टि की अभिव्यक्ति में। ड्रैप्ड इन द कर्टन ऑफ अ रेन, और वो अब क्या हो गया था, पूरी तरह बरसात से ढक गया था। तो यहाँ पर जैसे ये ड्रैप्ड का मीनिंग दे रखा है ना आपको यहाँ पर, तो ये कठिन शब्दार्थ के जो है वो यहाँ पर आपको सरल अर्थ भी दे रखे हैं। ड्रैप्ड का मतलब हो गया कवर्ड, तो जैसे कि कपड़े से ढक दें उस प्रकार से बरसात से जो है पूरी फसल ढक गई थी। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, लेकिन बच्चों देखो कैसे अचानक कैसे परिवर्तन आ गया कि अचानक जो है वो तेज हवा बहने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड, विंड का मतलब यहाँ पर हो गया हवा, तेज हवा बहने लगी। बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इस तेज बरसात के साथ बड़े बड़े, लार्ज यानी बड़े, हेल स्टोन्स यानी ओले गिरने शुरू हो गए पत्थर की तरह। ठीक है, हेल मीन्स वैसे ओले होते हैं, लेकिन यहाँ पर हेल स्टोन का मतलब हो गया कि पत्थर की तरह ओले गिरने जो है वो शुरू हो गए। फिर देखो यहाँ पर यानी बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में तो जब जैसे उसने बरसात की बूंदों की तुलना सिक्कों से की थी ना, तो बच्चों एक्चुअल में ये वास्तव में तो ये नहीं, ट्रूली तो ये रिजेंबल यानी बिल्कुल ठीक वैसे ही दिखते थे जैसे कि चांदी के सिक्के होते हैं, यानी ओले दिखते तो सुंदर थे चांदी के सिक्कों की तरह। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्फ टू द रेन, तो बच्चे जो है वो जब बरसात के अंदर गए रेन आउट, तो वो भी क्या हुए बाहर की तरफ, टू कलेक्ट द फ्रोजन ड्रॉप्स, तो वो फ्रोजन पर्ल्स, तो पर्ल्स की मतलब होता है बच्चों मोती, और फ्रोजन यानी जमे हुए, तो जमे हुए मोतियों की तरह जो है इनको दौड़े, इनको ओलों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बच्चों को शौक होता है। फिर इसने आगे कहा कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ,
एक्सक्लेम्ड मैन। तो देखो किसान को चिंता होती है जब ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, तो उसने कहा चीख करके या तेज़ आवाज़ में कहा, एक्सक्लेम किया उसने कि ये अब तो स्थिति जो है वो बुरी होती जा रही है। आई होप इट पासिस क्विकली। तो उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, वो जल्दी बंद नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जो है ये ओले घर पर गिरते रहे, यानी पूरे खेत में, पूरे मैदान में वहाँ पर ओले गिरते रहे। द गार्डन यानी बगीचे में भी, द हिल साइड पहाड़ों पर भी, एंड द कॉर्न फील्ड और जो अनाज का खेत था वहाँ भी 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। ऑन द होल वैली, वो पूरी घाटी के अंदर। द फील्ड वॉज वाइट, और इतने ओले गिरे कि पूरा जो है वो खेत जो उसका था बिल्कुल सफ़ेद हो गया, सफ़ेद चद्दर की तरह दिखने लग गया। एज इट इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि पूरा नमक से ढका हो, यानी नमक का मैदान हो जैसे। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, और एक भी पत्ती जो है वो पेड़ों पर नहीं बची। बच्चों जब ओले बरसते हैं तो फसलों के जो पूरे पत्ते, डालियाँ सब टूट जाते हैं। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और अनाज उनका क्या हो गया, पूरी तरह बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर ग्रोन फ्रॉम द प्लांट्स, और सारे फूल जो है वो पौधों से जड़ चुके थे। लेंचो सोल फिल्ड विद द सैडनेस, तो लेंचो की जो आत्मा है, मन है, सोल का मतलब आत्मा या मन जो है वो पूरी तरह क्या हो गया, सैडनेस यानी दुख से जो है भर गया, पूरा दुखी हो गया वो। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब ये तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, तो वो अपने खेत के बीच में गया, वहाँ खड़ा रहा। एंड सैड हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड। तो यहाँ बच्चों प्लेग से मतलब, वैसे प्लेग में से एक बीमारी होती है, लेकिन यहाँ प्लेग से मतलब है कि लॉकस्ट, जैसे पिछले 1-1.5 साल पहले हमारे यहाँ पर बहुत टिड्डियाँ आई थी, तो ये टिड्डियों को जो है लॉकस्ट कहते हैं इंग्लिश में। तो टिड्डियों का झुंड, प्लेग ऑफ लॉकस्ट का मतलब हो गया कि टिड्डियों का झुंड जो होता है वो भी इतना नहीं करेगा, इतना नुकसान उन्होंने क्या कर दिया था, इतना फसल को नुकसान जो पहुंचा था, क्योंकि टिड्डियाँ भी शायद कुछ छोड़ देती है। तो इसी सेंस में उसने कहा कि ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। तो किसान ने कहा कि शायद कोई टिड्डियों का झुंड आता तो शायद कुछ भी, वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, तो लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमें कोई अनाज मिलने वाला नहीं है, हमारी फसल बिल्कुल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो रात उनके लिए बहुत ही दर्द भरी थी, दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमने जितनी मेहनत की, किसान बोला कि लेंचो बोला कि हमने जितनी मेहनत की वो सब बेकार में की, फॉर नथिंग। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी सहायता कौन करेगा। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल तो हम बिल्कुल ही क्या हैं, भूखे मरने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये इसका एक भाग जो पूर्ण हो गया। अब इस पर कुछ 4 प्रश्न आपसे पूछे हैं। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो ने क्या होप की थी, आशा की थी। तो बच्चों आपको जैसे कि वो उसको बहुत अच्छी, जब उसने फसल को देखा, फूलों को देखा, तो वो उसको उम्मीद थी बहुत अच्छी फसल इस बार की होगी, तो ये उम्मीद की थी। अब प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखते हैं, मैं आपको जो इसके बारे में कुछ इसकी फ्रेमिंग जो है, वैसे मैंने 1-2 वीडियो पहले ही बनाए, लेकिन अपने और भी करेंगे इसके आगे। लेकिन प्रश्नों को जो आपको लर्न करना है, सीखना है, याद करना है। वाई डिड लेंचो से रेनड्रॉप्स पर लाइक ए न्यू कॉइन्स, तो ये बच्चों मैंने कहा था ना कि ये ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर वो बात पूछ ली कि लेंचो ने जो है उन छोटी छोटी बूंदों को नए सिक्के क्यों कहा। तो वो इसलिए कहा था बच्चों क्योंकि जब वो बूंदें गिरेगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, उससे उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा। हाउ डिड द रेन चेंज, किस प्रकार से बरसात का रूप बदला। व्हाट हैपेंड लेंचोज फील्ड, तो आपने देखा कि तेज़ हवा चलने लगी, फिर ओले गिरने शुरू हो गए और इससे किसान की फसल बर्बाद हो गई। ये सब बात हमने जो पढ़ी थी। व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब ओले गिरने बंद हो गए तो लेंचो के क्या विचार थे, क्या फीलिंग्स थी उसकी, क्या थी भावना, भाव क्या थे उसकी, भावना कैसी थी।
तो बच्चों वो बहुत दुखी हो गया था, निराश हो गया था एकदम अपनी फसल को देख करके। तो ये चैप्टर जो है लगभग बच्चों अभी हमने जो है वो इसका थोड़ा ही पार्ट हुआ है, कुछ थोड़ा और पढ़ते हैं इसको ताकि हम 2 भाग में इसको पूरा कर सकें। तो आगे ये दूसरा भाग इसका शुरू होता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन सॉलिटरी हाउस। तो यहाँ पर सॉलिटरी से मतलब बिल्कुल एकांत में, यानी जो वो एकांत में उनका घर जो था, उनके अंदर जितने लोग रहते थे उनके हार्ट्स यानी उनके हृदय जो है, उनके दिल, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के बीच में उस अकेले घर में रहने वाले थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उनको एक ही उम्मीद बची थी, सभी के हृदय में एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, की भगवान अब कोई सहायता हमारी कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट। तो अब उसकी पत्नी जो है वो बोली कि आप इतने ज़्यादा निराश मत हो, अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कि ऐसा लग तो रहा है कि हमारा पूरा नुकसान हो गया, टोटल नुकसान हो गया एकदम। रिमेंबर, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, की लेकिन भूख से कोई नहीं मरता है, कोई न कोई उसके लिए जो है वो विकल्प होगा, भगवान हमारे लिए कोई व्यवस्था करेगा। तो ये आशा भरे कुछ शब्द उसने कहे। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात जो है लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो अब चूंकि उनको एक ईश्वर की उम्मीद थी, तो पूरी रात जब वो क्या करता रहा, उस एक अपनी उम्मीद पर जो है वो सोचता रहा, यानी उसकी एक जो होप बची थी उसके बारे में जब विचार करता रहा। तो यहाँ पर द हेल्प ऑफ गॉड, और उसकी एकमात्र होप क्या थी, वो थी भगवान से मिलने वाली, ईश्वर से मिलने वाली सहायता। तो उसी होप के बारे में, उसी हेल्प के बारे में, उसी सहायता के बारे में वो सोचता रहा। हुज आइज, जिसकी आंखें, क्योंकि ईश्वर जो सब कुछ देखता है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। अब जैसे कि हमें हर जगह यही बताया जाता है, सिखाया जाता है कि भगवान सब कुछ देख रहा है, तो जैसे कि हमें पता लगता है, बात हम जानते हैं कि भगवान सब देखता है, तो उसको भी यही बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि भगवान सब कुछ देखता है, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसेंस। और भगवान तो जो है वो, अब तो ये तो इतना बड़ा औलों का नुकसान था, भगवान तो किसी के आत्मा में, मन में, कंसेंस का मतलब होता है बच्चों आत्मा या मन, तो वो भगवान तो जो है वो ईश्वर जो होता है वो किसी के मन की गहरी बात को भी समझ लेता है। तो मेरे नुकसान को तो देखता ही होगा, ये लेंचो ने सोचा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। तो लेंचो जो है वो इस प्रकार का एक व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड। और वो जैसे कि यहाँ पर ऑक्स ऑफ ए मैन का मतलब बहुत ही मेहनती आदमी था, बैल की तरह काम करने वाला। तो पूरे दिन जो है वो अपने खेत में वो अपने जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसको लिखना आता था, यानी वो कुछ पढ़ा लिखा था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या हुआ, तो यहाँ पर एक द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, यानी जब वो आराम कर रहा था बीच में, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, तो उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। और चूँकि उसको इतना ये था भगवान पर कि ये पत्र मैं खुद ही लेकर के जाऊंगा, ताकि कोई किसी के हाथ भेजें तो वो हो सकता है कि डालना भूल जाए उसको पोस्ट ऑफिस में, तो वो खुद ही लेकर जाने वाला था। तो कैरी यानी लेकर जाना, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में जो डाक का जो डिब्बा होता है उसके अंदर खुद ही डालेगा वो, ये उसने निश्चय किया और एक पत्र लिखा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ भी नहीं था बल्कि एक पत्र था जो उसने भगवान को लिखा था, इसमें और कोई बात नहीं थी। अब उसने क्या लिखा वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर। गॉड यानी हे ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस बार भूखे मर जाएंगे। एंड आई नीड 100 पेसो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो उसने भगवान को पत्र में लिखा कि मेरे को 100 पैसों की ज़रूरत है, यानी 100 उनकी मुद्रा के अनुसार जो 100 पैसे उसको चाहिए थे, टू सो माई फील्ड अगेन। सो का मतलब होता है बच्चों बोना, यानी फसल की दोबारा बुआई करना, तो ये वर्ब है एक। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स,
और चूँकि जब अगली फसल नहीं आएगी तो 4-5-6 महीने बीत जाएँ, उसी बीच में उसके परिवार का पालन पोषण करने के लिए, यानी तब तक जिंदा रहने के लिए और फसल बोने के लिए उसको 100 पैसों की आवश्यकता थी। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे तो उसने यहाँ सेंटेंस ख़त्म कर दिया क्योंकि ओलों के कारण। तो वो आगे चूँकि वो समझता था कि भगवान सब जानता ही है। ही रोड टू गॉड, उसने भगवान को लिखा ऑन द एनवेलप। एनवेलप यानी जो लिफाफा होता है उसमें जैसे अपने किसी को पत्र लिखते हैं टू, जैसे आगे हम उसका पता लिखते हैं, तो उसने केवल क्या लिखा, टू गॉड, यानी केवल भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, और उसने लेटर बॉक्स के अंदर पत्र डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो चिंता में था। वेंट टू टाउन, और वो शहर गया। एट लीस्ट एट द पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन लेटर, और उसने एक टिकट लगाई उस पर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डिब्बे में उसने डाल दिया। ठीक है, तो इसने यहाँ पर जब पुट द लेटर इनसाइड, तो यहाँ पर क्या है बच्चों, वो पत्र जो उसने लिखा था वो लिफाफे में डाला था। पहले उसने एनवेलोप यानी लिफाफा होता है, लिफाफे के अंदर उसने क्या डाला, पत्र डाला, और फिर शहर गया और उस पर टिकट लगा करके, और मेल बॉक्स यानी लेटर बॉक्स जो होता है, डाक का जो डिब्बा होता है, उसमें उसने पत्र डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, और फिर क्या होता है, क्योंकि मेल बॉक्स रोज़ाना जो है वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, डाकिया वगैरह, वो उनको खाली करते हैं और पहले उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ जो है कौन सा पत्र कहाँ जाना है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनका एक कर्मचारी जो है वो जो पोस्टमैन जो कि एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और चूँकि वो पोस्ट ऑफिस में और दूसरे काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, और वो अपने बॉस यानी जो उनका जो अधिकारी था उसके पास गया, लाफिंग, हंसते हुए। हर्टिली, बहुत मन से हंस रहा, तो हर्टिली हृदय से हंस रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने वो पत्र दिखाया कि जो कि भगवान को लिखा गया था। ये उसको आश्चर्य हुआ कि ये क्या पत्र हुआ, ये न इस पर कोई पता है, केवल भगवान लिखा हुआ है। नेवर इन हिज करियर, और उसके जीवन में कभी भी जो है एज ए पोस्टमैन यानी पोस्टमैन के रूप में उसके जीवन में कभी भी हैड ही नॉन दैट एड्रेस, यानी ये पता तो उसने कभी देखा ही नहीं था, न कभी जाना था कि ऐसा कौन सा पता, इस पत्र को कहाँ भेजना है। द पोस्ट मास्टर, तो पोस्ट मास्टर जो है वो एफेट अमिएबल, अमिएबल का मतलब होता है बच्चों जो मिलनसार व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं, अमिएबल। तो वो एक मिलनसार और मोटा, और फैट यानी मोटा आदमी था। तो फेलो यानी व्यक्ति। तो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। बट द ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वो क्या हो गया, गंभीर हो गया, ये बात जब उसके ध्यान में आई। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने वो पत्र जो है अपनी मेज़ पर रखते हुए कमेंटेड, कहा उसने, व्हाट फेथ, कि देखो क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मेरा भी भगवान में इतना भरोसा होता जितना कि इस पत्र लिखने वाले व्यक्ति का है। तो ये बात उसने कही। स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, कि जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है तो पत्र व्यवहार, यानी जिसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, काश मेरा भी इतना जो है भगवान में भरोसा होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, तो यहाँ पर बच्चों ये कहा है कि चूँकि उस व्यक्ति का भगवान से भरोसा नहीं उठ जाए, शेक मतलब हिलना या उठना, तो यहाँ पर चूँकि उस व्यक्ति का जो है ईश्वर से भरोसा नहीं उठे, द पोस्ट मास्टर कम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक विचार आया मन में, आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का जवाब देता हूँ, क्योंकि पत्र तो कहाँ भेजें, तो उसने सोचा कि मैं इस पत्र का जवाब दूंगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने खोला उस पत्र को, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, कि उसको जो पत्र देने का उत्तर देने के अलावा, इट ही नीडेड समथिंग मोर देन द गुडविल, यानी कोई अच्छी बात या केवल गुडविल यानी अच्छी भावनाओं के व्यक्ति के साथ साथ उसमें कुछ और भी मांगा गया था। इंक एंड पेपर, यानी जो कि काम केवल पत्र और स्याही से नहीं चलने वाला था, यानी गुडविल यानी जो हम शुभकामनाएं वगैरह दूसरों को देते हैं पत्र में, तो वो और स्याही और पत्र
पेपर कागज़ इससे ही काम नहीं चलने वाला था, कुछ और भी आवश्यकता थी उसमें। बट स्टक टू इट्स रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है बच्चों संकल्प। तो उसने, लेकिन फिर भी उसने संकल्प ले लिया था कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, तो वो अपने संकल्प पर स्टक यानी अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। उसने पहले जो है वो अपने कर्मचारियों से कुछ थोड़ा धन मांगा। आस्क फॉर मतलब यहाँ पर बच्चों ये एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है मांगना। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आस्क का कहीं अर्थ आप ऐसा नहीं लगाएं कि आस्क मीन्स कहना, पूछना, ये नहीं है। उसने कुछ धन मांगा अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी तनख्वाह में से भी, अपने सैलरी में से भी कुछ उसने हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी का मतलब यहाँ पर हो गया बच्चों दान पुण्य, जो है वो सहायतार्थ। सभी लोग जो उसको देने के लिए बड़े खुश थे, कृतज्ञ थे, ऑब्लाइज थे, उसके सारे मित्र जो है। तो यहाँ पर है कि इट वॉज इम्पॉसिबल हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज। लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल था, असंभव था कि पूरे 100 पेसोज इकट्ठा करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो लेकिन वो क्या हुआ, आधे से कुछ ज़्यादा जुटा पाने में समर्थ हुआ। यानी ये मान लीजिए कि 50 पैसों से थोड़े ज़्यादा धन था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप। उसने एक लिफाफे के अंदर वो धन रखा। एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो को संबोधित करते हुए, एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। विद इट लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी उसके उस अंदर रखा उसने। ओनली ए सिंगल वर्ड, एक शब्द उसने लिखा एज ए सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर रूप में केवल एक ही शब्द लिखा, गॉड, यानी जैसे कि ऐसा लगे कि भगवान ने उसको जवाब दिया है। तो बच्चों यहाँ पर इसके 2 पोर्शन अपने पूर्ण कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये 3 कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। ये लेंचो का विश्वास किस में था और क्या विश्वास था। व्हाट डिड यू डू, और उसने क्या किया। तो चूँकि उसका भरोसा भगवान में था और ये था कि वो मेरी हेल्प करेंगे। ठीक है। हु रीड द लेटर, तो पत्र पढ़ा किसने, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया, उसने संकल्प लिया कि मैं इसकी सहायता करूँगा, और उसने कुछ आधा से ज़्यादा कुछ धन जो उसको भेजा। तो यहाँ पर इसके 2 पोर्शन पूरे हो गए हैं। अब इसका नेक्स्ट जो भाग हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वीडियो मैंने बनाया आपका ट्रांसलेशन के लिए। इसका फ़ायदा ये है कि आपका जब मन करे तब आप इसको सुन सकते हैं और ट्रांसलेशन याद रख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप ये वीडियो देखिए लगातार और सुनिए इसको अच्छी तरह, ट्रांसलेशन देखिए और हर चीज़ को सुनिए, और मीनिंग जो है वो जितने भी कठिन शब्दार्थ इसके अंदर आ रहे हैं उनको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए और बार बार सुनिए, ताकि आपको ये पूरे चैप्टर का जो टेक्स्ट है वो आपको समझ में आए, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत आसानी हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं एक बार फिर आपको ये कहूँगा कि आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में भेजें, ताकि मुझे और काम करने का उत्साह मिले। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।